हेलो दोस्तों, झनक सीरियल में होने वाला एक बड़ा धमाका। आखिर झनक जो होती है वह निर्दोष साबित होती है। बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। यहाँ पे हम देखते हैं जहाँ पे इंदुमती बोलने वाली है जेठू को कि जो भी है कातिल वो पकड़ा जाएगा तो अच्छा ही रहेगा ना हमारे लिए। जेठू बोलते हैं ये बोलो ना तुम सीधा सीधा कि इसको सज़ा मिलेगी तो तुम्हें अच्छा ही लगेगा। इंदु बोलती है आखिर हमारे घर की बहू को जान लेने की कोशिश की, सज़ा मिले या जिसको भी मिलेगी या मिलेगा हमें अच्छा ही लगेगा, उसमें क्या गलत है। तभी यहाँ पे जेठू बोलते मुझे समझ में नहीं आता कि तुम लोग एक निर्दोष लड़की के पीछे क्यों पड़े हुए हो। अरे छोड़ो तुम लोग की बात, पूरा समाज जो होता है हमेशा गरीब लोगों का ही शोषण करता है। अमीर लोग तो अपनी बोलती बोल के चल देते हैं पर गरीब का तो कोई सुनता नहीं है। तभी यहाँ पे इंदु बोलती है हाँ ठीक है, आप सही, आप जो बोल रहे हो सब सही, हम आपके खिलाफ ही नहीं बोलेंगे। अरे आपको तो हमेशा से अपनी ही सुननी रहती है, आपने कभी हमारी सुनी है जो बोलेंगे। तभी ऋषि बोलता है कि झनक एक काम करो, मैं तुम्हें ड्रॉप करूँगा। ये सुनकर तो तनुश्री भड़क जाती है और बोलती तू क्यों इसे ड्रॉप करेगा, मुझे समझ में नहीं आता है, ये किसी और के साथ नहीं जा सकती क्या। तभी यहाँ पे ऋषि बोलता है माँ, जहाँ तक आप लोग इसको पसंद नहीं करते और देख के लगता भी नहीं कि आप लोग इसे अपने साथ लेके जाएंगे। ये सुनकर अभिमन्यु बोलता है तो हाँ, हम इसे क्यों लेके जाएंगे अपने साथ, हमारे बहू के कातिल को अब हम अपने साथ लेके जाए, इतने बुरे दिन तो नहीं आए हैं ना बेटा, और कुछ तो शर्म तू भी कर ले, अपने साथ तो उसको बाइक पे बिठा के ले जाएगा, समाज क्या बोलेगा। ऋषि बोलता है देखने वालों की नज़रियों पर डिपेंड करता है, जिसे जो देखना है, जिसे जो सोचना है वो सोचेगा। तभी यहाँ पे अभिमन्यु बोलता है कि मुझे तो बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है जब तू ये सब बातें करता है। झनक जो होती है वो बोलती है कि शहरी बाबू आप मेरी फिक्र मत कीजिए, मैं चली जाऊँगी, मैं पैदल भी आ सकती हूँ। तभी नीलू बोलती हाँ, जैसे तो पुलिस स्टेशन बाजू में है ना, तुम चली आओगी, तुम बोल तो ऐसे रही हो जैसे तुम्हारे बाएं हाथ का खेल है, तुम 5 मिनट में ये सब कर सकते हो। तभी यहाँ पे झनक बोलती क्यों नीलू दी, क्यों मैं नहीं जा सकती, गांव में भी इससे ज़्यादा मैं चली हूँ और इससे ज़्यादा मैं जा सकती हूँ, मुझे किसी के एहसान नहीं चाहिए, मैं जाऊँगी और वो तय करेगा कि मैं जेल से वापस लौटूंगी या फिर मैं घर आऊँगी। तभी यहाँ पे तनुश्री बोलती है देखो झनक, कैसा है ना जिसके मन में चोर रहता है और डरता है, और तुम्हारा डर जायज़ है। ये सुनकर पुतुल जो होती है बोलती झनक तुम मत डरो, तुम एक काम करना मेरे या बाबा के साथ चलना, ठीक है। तभी यहाँ पे झनक बोलती नहीं पुतुल दी, लड़ाई मेरी है तो मेरा जाना जरूरी है और मैं अकेले जाना चाहती हूँ, मैं नहीं चाहती कि आप लोग और कुछ भी सुने। तभी यहाँ पे जेठू बोलते बेटा ऐसी बातें क्यों कर रही है तुम। नीलू बोलती हाँ हाँ पुतुल एक काम कर, तू इसको ऐसा सपोर्ट करेगी ना एक दिन तुझे पता चलेगा कि तू किस कातिल को सपोर्ट कर रही थी। एक खूनी अपराधी का ना यहाँ पे जगह नहीं होता, उसका जेल में होता, और पुलिस जब बता देगी ना तो पता चलेगा, तुम जा तो रही हो लौट के आओगे नहीं। तभी अभिमन्यु बोलता है हाँ, और डर क्यों रही हो, अगर तुम ऐसे छुप के अपने गाँव भी भाग गई ना तो भी पुलिस तुम्हें वहाँ से जिंदा घसीट के लेके आएगी। तभी यहाँ पे झनक बोलती काका मुझे समझ में नहीं आता आप मुझसे इतनी नफरत क्यों करते हैं। तभी यहाँ पे तनुश्री बोलती समझने की क्या बात है, तुम जब से आई हो हमारी ज़िंदगी उथल पुथल कर दी हो और अभी तुम चाहती हो कि हम तुम्हें समझाएं कि हम तुमसे नफरत क्यों करते हैं। तभी यहाँ पे ऋषि बोलता है ये सब छोड़ो, लेट हो जाएंगे, झनक एक काम करो तुम मेरे साथ ही चलो। झनक बोलती नहीं शहरी बाबू, मैं जा रही हूँ, मुखिया जी आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। तभी यहाँ पे जेठू बोलते बेटा इसमें आशीर्वाद की क्या जरूरत, पुलिस स्टेशन ही तो है। झनक बोलती नहीं नहीं मुखिया जी मेरे लिए लड़ाई है, अगर मैं वहाँ पे निर्दोष साबित नहीं हुई तो ये मत समझ लीजिएगा मेरी गलती है, बहुत लोगों को इंसाफ नहीं मिलता। तभी ऋषि बोलता है पर झनक तुम ऐसा क्यों बोल रही हो। झनक बोलती क्योंकि शहरी बाबू सबको शक है ना मुझ पे, और अब तो सब यकीन के साथ बोल रहे हैं, निर्दोष का कोई नहीं सुनता, इसका मतलब ये नहीं कि मैं ऐसी ओछी हरकत कर सकती हूँ, मेरा भगवान जानता है कि मैं ऐसा कभी नहीं करूँगी, इसलिए मैं अपनी लड़ाई खुद लड़ूंगी। तभी यहाँ पे ऋषि बोलता है झनक मुझे तुम पे भरोसा है। झनक बोलती नहीं शहरी बाबू, जब सबने शक किया तो आपने भी शक किया, और आपने ये भी बोला आप मेरा मुंह नहीं देखेंगे, मतलब आपको भी लगता है मैं हूँ गुनहगार, मैं जा रही हूँ। ये सुनकर तभी इंदु बोलती है इस लड़की को अकेले जाना ही नहीं देना चाहिए था, ये लड़की भाग सकती है, भाग जाएगी तो क्या होगा। तभी यहाँ पे मुखिया जी बोलते वो नहीं भागेगी, उसको भागना होता है कब की भाग जाती, ठीक है आप लोग चलिए, आप लोग ज़्यादा मत सोचिए। नीलू बोलती है हाँ वो इसीलिए तो अकेले गई है ताकि यहाँ से भाग सके, उसको उसका जुर्म पता चल जाएगा ना इसलिए। तभी यहाँ पे ऋषि बोलता है हम सब ये सब बातें क्यों करें, नीलू दी आपको जो बोलना है आप चल के पुलिस स्टेशन बोलिए ना, पहले से ही कैसे सब पता हो जाता है आपको। उसके बाद हम देखते हैं पुतुल और जेठू ऋषि एक गाड़ी में जाते हैं और बाकी फैमिली एक गाड़ी में जाती है, और डीआईजी साहब के सामने सभी लोग बुलाए जाते हैं, जहाँ पे पुतुल जो होती है वो झनक को समझा रही होती है कि झनक तुम ऐसे डरो मत, ठीक है, तुमने कुछ गलत नहीं किया तो इवेंचुअली तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं होगा। झनक बोलती है ऐसा नहीं पुतुल दी, हर निर्दोष का निर्दोषी साबित नहीं होता, उसको भी सज़ा मिलती है।
तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि अब अनिरुद्ध बोलता है, मुझे क्यों बुलाया गया है, कोई मुझे बताएगा भी तो मैं समझ पाऊँगा, और जो भी है वो तो ओपन और शॉर्ट केस है, फिर भी इतना टाइम वेस्ट हो रहा है। तभी यहाँ पे डीआईजी साहब बोलते हैं कि 2 मिनट का वेट कर लेंगे, आप सब आए हैं, मुझे पता है आप सबको पूरा हिस्ट्री पता है, पर मैं वो वीडियो क्लिप दिखाना चाहता हूँ फॉर रिविज़न, ताकि सबको सब कुछ याद आ जाए, ब्लर इमेजेस, ठीक है। तो कहानी कुछ यहाँ से शुरू होती है, साँझ बाती और क्या नाम है, धृतमान जी की शादी हो रही है, ऐसा समझिए। और यहाँ पे सब लोग खुश हैं, जूस सर्व हो रहा है और सब कुछ अच्छे से चल रहा है। तभी अनिरुद्ध बोलता है, हाँ लेकिन हम लोग बाद में पहुँचे थे जब जूस ऑलमोस्ट सर्व हो गया था। तभी यहाँ पे बोलते हैं, हाँ ये देखो अदिति को जूस दिया जा रहा है, और अदिति उस जूस को पीती है और तुरंत उसको चक्कर आ जाता है और वो गिर जाती है। और तभी आप वहाँ पे पहुँचते हैं और जैसे आपको पता चलता है अदिति के जूस में जहर है, आप लोग उसे हॉस्पिटल में लाते हैं बिना वेट किए और उसको एडमिट करते हैं। और ये तक भी पाया गया है कि जो अदिति के ग्लास में जहर था, जो कि एविडेंस ऋषि एसपी ऋषि ने सबमिट किया था, वो ऑलमोस्ट सेम है। तभी यहाँ पे अनिरुद्ध बोलता है, हाँ तो आप टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हैं, जब आपको पता है, जब मैं बोल रहा हूँ ये लड़की ने ही मेरी बेटी को मारने की कोशिश की, तो फिर क्यों। डीआईजी साहब बोलते हैं, वैसे तो बोस साहब आप बहुत स्मार्ट हैं, लेकिन फिर भी मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा टाइम बस सब्र कीजिए, अभी मेरी पूरी कहानी नहीं ख़त्म हुई है, जैसे हो जाती मैं बताता हूँ। साँझबाती के भी घर पे इन्वेस्टिगेशन हुआ, कुछ नहीं मिला, और ऋषि के भी घर इन्वेस्टिगेशन हो, कुछ नहीं मिला, बट जैसे आपके घर पे इन्वेस्टिगेशन हुआ, हमने कुछ सबूत मिले। ये देखिए, ये आपको पता है जहर का कंटेनर मिला है, और ये जहर का कंटेनर जो अदिति के ग्लास में है वो सेम है। ये सुनकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं कि आखिर अनिरुद्ध ऐसा कैसे कर सकता है। तभी यहाँ पे अनिरुद्ध बोलता है, व्हाट इज़ रबिश, ये कैसे मैं मान लूँ कि ये मेरे ही घर से मिला। तभी पुलिस बोलता है कि हम आपके यहाँ जांच पड़ताल हुई थी, ठीक है, ये आपके रूम के डस्टबिन से मिला था, ये एम ही नहीं मिल गया था, और इसकी हमने जांच कराई है। और ये कोई आम जहर नहीं है, ये ऐसा जहर है जिसे एक बार खा के कोई भी इंसान मर सकता है, ये एक ऐसा जहर है, ठीक है। तो हमने जब पता लगाया तो ऐसा था। और फिर यहाँ पे देखिए आपका शॉकिंग, जैसे आपको पहले से ही पता था उसमें जहर है, आपने ये प्लान किया कि झनक पी लेगी ये जहर का जूस और उसका खात्मा हो जाएगा, मगर ऐसा नहीं हो पाया। तभी यहाँ पे जेठू बोलते, मैं पहले से ही बोलता था कि ये सब में झनक का दोष नहीं है, लेकिन कोई नहीं सुनता था, और आप अनिरुद्ध जी इतना कैसे गिर सकते। तभी अनिरुद्ध बोलता है, मुझे फंसाने का कोशिश किया जा रहा है, मेरी कोई गलती नहीं, मैं अपनी बेटी को ही क्यों मारूंगा। तभी अदिति बोलती है, ऋषि ये सब तुमने किया है ना बाबा को फंसाने के लिए। डीआईजी साहब बोलते, बिल्कुल भी नहीं, आप सही कह रहे हैं, आपको फंसाया जा सकता है, लेकिन आपके पास मोटिव है, ऑलरेडी आपका झनक की वजह से बहुत सारा केस चल रहा है। आप सोचिए झनक को रास्ते से हटा दूंगा, डीएनए टेस्ट होगा ही नहीं, और आपने जिससे जहर और केमिकल्स दिया था वो इंसान भी मौजूद है। बताइए आप कब से जानते हैं अनिरुद्ध बोस को। वो बताता है 20 से 25 सालों से मैं इनको जान रहा हूँ। हालांकि वैसे तो केमिकल्स ये घर के लिए थोड़े बहुत सप्लाई होते थे, ये मैंने इनको पूछा भी था, तो इन्होंने बोला कुछ पर्सनल काम है और कोई हज़ार्डस केमिकल चाहिए। तो इतना अच्छा रिलेशन था, इसलिए मैंने ज़्यादा कुछ इंक्वायरी करना समझा नहीं और मैंने दे दिया। तभी यहाँ पे बोलते, हाँ और अभी तो आपकी दुकान भी सील हो गई है। अनिरुद्ध जो होता है वो मना करता है, वो साफ इनकार करता है कि उसे नहीं जानता, पर डीआईजी साहब इसकी भी पुख्ता खोल देते हैं। अदिति को एक और वापस से झटका लगता है कि आखिर उसके ही बाबा ऐसा कैसे कर सकते हैं, समझ में नहीं आता है। यहाँ पे अभिमन्यु को भी झटका लगता है कि ये सब अनिरुद्ध का किया धरा है और हम लोग किसी और को सोच रहे थे। जेठू जो होते हैं वो बोलते हैं, देख लिया तनुश्री, इंदुमती, तुम लोग इस लड़की को गुनहगार समझते थे, गुनहगार कोई और है। अभिमन्यु जी, अनिरुद्ध जी, मैंने आपके जैसे ना इतना गिरा हुआ इंसान तो आज तक अपनी लाइफ में नहीं देखा, मुझे तो शर्म आ रही है। तनुश्री डिस्कस कर रही थी कि कहीं ऋषि ने तो ये सब नहीं किया, पर अभिमन्यु बोलता है नहीं नहीं, उसने ये सब नहीं किया है, यहाँ पे ओपन और शट केस है कि ये सब अनिरुद्ध जी ने ही किया है। ये सुनकर तो तनुश्री के होश उड़ जाते हैं। तभी यहाँ पे डीआईजी साहब बताते हैं कि झनक निर्दोष है, झनक का इसमें कोई भी वो नहीं है, उल्टा केस को मैनिपुलेट किया गया है और एक निर्दोष को बार बार सज़ा दिलाने की कोशिश की गई है। तभी यहाँ पे आप हैं, आपने ये जो किया है अनिरुद्ध बोस, आपको पता नहीं, इसकी वजह से हम एक चार्जशीट फाइल कर सकते हैं आपके ऊपर, और आपका जो पुराना केस चल रहा है वैसे भी बहुत ही स्ट्रांग है, आप अच्छे खासे लंबे समय के लिए जेल जा सकते हैं। तभी यहाँ पे हर्षी बोलती ये सब सच नहीं है, मैं बोल रही हूँ ना, ये सब बिल्कुल भी सच नहीं है। अनिरुद्ध बोलता है कि देखिए सर, मुझे लगता है कोई कन्फ्यूजन हुई है, आप एक बार क्रॉस चेक करिए। तभी यहाँ पे जेठू बोलते कुछ भी कन्फ्यूजन नहीं हुआ है, जो है आप सबके सामने है। आप लोग सोच रहे थे इस लड़की को सजा मिले, ये गुनहगार है, अब जब गुनहगार कोई और है तो क्यों कोई बोल क्यों नहीं रहा है कुछ भी, जो तो समझ में नहीं आ रहा है। अदिति जो होती है वो अर्शी से वापस से पूछती है क्या बाबा ने सच में ऐसा किया, पर अर्शी मना कर देती है। अर्शी जो होती है अदिति को सच नहीं बताती है। उसके बाद यहाँ पे अनिरुद्ध बोलता है वो केस अलग है, ये लड़की मेरी ज़िंदगी कब से ख़राब करना चाहती है और अभी भी ये फंसा रही है। तभी झनक बोलते बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं है,
सर मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, बदले में अगर ये डीएनए टेस्ट करा लेते हैं तो मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पराशर और कंका शहर आके पहुंचते हैं, अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ ठहरते हैं जो कि उनको चाय लाता है और पिलाता है। और वो पूछता है, और कंका दीदी आपका यहाँ पे आना कैसे हुआ, बताएंगे पराशर भैया आप भी। तभी कंका बताती है कि झनक ने डीएनए टेस्ट की मांग की है, वो उस अनिरुद्ध बोस के खिलाफ। अरे नूतन के पति जिसने जो शादी किया था वो शहरी बाबू, तो उसको याद आता है, अच्छा जिसको सरजी सरजी बोलती रहती थी, वो बोलता है हाँ, और उसके ही खिलाफ हुआ है, तो हमारा आना तो था गवाही के रूप में। तभी वो समझाता है कि पराशर भैया आप कैसे गवाही दे सकते हैं, आपको तो पुलिस वैसे ही ढूंढ रही है। तभी पराशर बोलता है, मैं किसी भी मौके पे यहाँ नहीं रुकूंगा, मुझे जाना होगा। वैसे झनक बिटिया कहाँ है? तभी वो बताता है कि झनक को पुलिस स्टेशन ले जाए लगे गया है कोई, तो अदिति है, उसको जहर पिलाने के जुर्म में। तभी यहाँ पे पराशर बोलता है, अदिति मतलब वही मून ना जो नूतन के साथ 5 साल रही है हमारे साथ गाँव में, वही ना अनिरुद्ध बोस की बिटिया। तभी कंका बोलती है, ये पता नहीं अनिरुद्ध को उसको क्या चाहिए, अभी तक बताओ अपनी बिटिया के साथ कोई ऐसा करता है। झनक उसकी संतान है, लेकिन वह उसे बदला लेने के लिए इतना गिर जाएगा कोई सोचा नहीं था। तभी पराशर बोलता है, बस इसका पर्दा फाश करके ही रहूँगा, इस साले को तो मैं शहर में दौड़ा दौड़ा के मारूंगा। ये सुनकर कंका बोलती है, ऐसा मत करो पराशर, तुम लंबे समय में टिके रहने के लिए शांत मन का होना बहुत ज़रूरी है, और तुम ऐसे करोगे तो कैसे चलेगा। उसके बाद वहाँ पे कंका पराशर को बैठाती है और समझाती है, तुम्हें याद है हमेशा नूतन क्या कहती थी, उसे अपनी बेटी के सर पे हाथ चाहिए, और वो हाथ कैसे मिल सकता है जब तुम इतने सपोर्टिव रहोगे, ऐसे नहीं होगा। तभी यहाँ पे पराशर बोलता है, कंका मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे ज़रा भी नहीं समझ में आ रहा है मैं अपनी बेटी के लिए करूँ तो करूँ क्या। कंका बोलती है, पराशर मैं इस लड़ाई में तुम्हारा साथ दूंगी। पराशर बोलता है, अगर मुझे कुछ हो जाए कंका तो प्लीज़ तुम झनक को संभाल लेना, उसको अकेला मत होने देना। तभी अनिरुद्ध बोलता है कि ऋषि तुमने ये सब ठीक नहीं किया। ऋषि जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है, बस करिए, मैं आपसे डरता नहीं हूँ, आपको क्या लगता है आप ऊँची आवाज़ में कुछ भी बोलेंगे मैं सुन लूँगा। आपने अपनी बेटी की उम्र की एक लड़की को पहले जिंदा जलाने की कोशिश, फिर उसे जहर देने की कोशिश, आखिर इतना कोई कैसे गिर सकता है, मुझे तो अभी भी नहीं समझता है। देख लिया अदिति तुम्हारे बाबा का क्या क्या करतूत है। तभी यहाँ पे ऋषि अनिरुद्ध बोलता है, ये मेरे प्रॉपर्टी के लालच के वजह से ये सब कर रही है। और यहाँ पे तनुश्री बोलती है, और तुम्हें 1 फुटी कौड़ी नहीं मिलेगी, उनकी बेटी सिर्फ अदिति है और कोई और नहीं। तभी यह सुनकर झनक बोलती, नहीं काकी, मुझे इनके प्रॉपर्टी में हिस्सा भी नहीं चाहिए, मैं अगर ये लड़ाई कर रही हूँ तो सिर्फ और सिर्फ अपनी माँ के सम्मान के लिए, एक बार मुझे मेरी माँ का सम्मान मिल जाए, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। तभी डीआईजी साहब बोलते, ये सब तो झनक का है, झनक केस करना चाहती है नहीं करना चाहती, अल्टीमेट हमारी टीम तो वैसे भी एक इन्वेस्टिगेशन तो डालेगी ही आपके ऊपर, और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। झनक जो होती है वो शुक्रिया अदा करती है पुलिस के, बोलती है आप लोग की वजह से आज मैं निर्दोष साबित हुई, पर सर जी आप डीएनए टेस्ट करा लेंगे तो मैं पीछे है, लेकिन हाँ अगर आप डीएनए टेस्ट से इनकार करते हैं तो इसकी भी चार्जशीट बनेगी। तभी यहाँ पे ऋषि बोलता है, और बननी भी चाहिए, झनक को सिर्फ उसका हक चाहिए, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं चाहिए। देखा अदिति तुम्हारे बाबा ने क्या किया, मुझे समझ में आ रहा है कि तुम हर्ट हो, लेकिन तुम ये समझो कि तुम्हारी जान लेने की कोशिश कोई और नहीं बल्कि तुम्हारे बाबा ने ही किया है। यह सुनकर अदिति वहाँ से भाग जाती है रोते हुए। आज रात के एपिसोड में देखेंगे जहाँ पे अनिरुद्ध मान जाता है डीएनए टेस्ट के लिए, और मन ही मन सोच रहा होता है कि किसी भी हालत में मुझे उस लड़की से माफ़ी मांग के ये विड्रॉल कराना पड़ेगा, एक बार टेस्ट विड्रॉ होगा तो कुछ भी नहीं कर सकती। आगे एपिसोड पे बने हुए दर्शकों लाइक सब्सक्राइब करिए, धन्यवाद।